नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू सक्सेस विद लोकेश भाटी। मैं हूं आपका दोस्त और गाइड लोकेश भाटी, आईटीओ दिल्ली। दोस्तों, आर्टिकल्स की हमारी क्लास चल रही थी, तो हमने इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन इसकी चर्चा कर ली थी। पिछली क्लास में दोस्तों हमने डेफिनेट आर्टिकल दी के बारे में डिस्कशन किया था। कहाँ कहाँ पर आपको किस सिचुएशन में दी का इस्तेमाल करना होता है, क्या कुछ सावधानियाँ इसके यूसेज में रखनी होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे। एक क्लास दोस्तों अभी हमें और चाहिए कि हम दी का जो कंप्लीट यूज़ है उसे डिस्कस कर सकें, क्योंकि जैसा मैंने पिछली बार आपसे शेयर किया था कि दी का यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज में दोस्तों बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है। आपको बहुत जगह दी का इस्तेमाल मिलता है, तो ये पता होना ज़रूरी है कि कहाँ पर आपको दी यूज़ करना है, कहाँ पर अवॉइड करना है। जितना इम्पोर्टेंट ये है कि यूज़ कहाँ करना है, उतना ही इम्पोर्टेंट दोस्तों ये भी हो जाता है कि किस सिचुएशन में दी यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए बात करेंगे आज, कुछ और एडिशनल यूसेज डिस्कस करेंगे दी के। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले एक बार फिर आप सबसे विनम्र निवेदन कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि हर ज़रूरतमंद बच्चे तक इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश ग्रामर की सटीक और निःशुल्क जानकारी पहुंच सके। आप लोगों का प्यार और स्नेह इस चैनल को मिल रहा है। सब्सक्राइबर्स की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है दोस्तों, लेकिन ये हमारा उद्देश्य नहीं है सब्सक्राइबर्स बढ़ाना, व्यूज़ बढ़ाना, लाइक्स बढ़ाना, नहीं दोस्तों। ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंचनी चाहिए वीडियोस, ज़रूरतमंद बच्चों तक जानकारी पहुंचनी चाहिए, ताकि कोई भी बच्चा सिलेक्शन से दूर इस वजह से ना रह पाए कि जी मुझे प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर कोचिंग नहीं मिल पाई या फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे। ठीक है दोस्तों, तो इसी संदेश के साथ आइए अपनी क्लास को शुरू करते हैं और आज का जीएस का क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट अभी रिसेंट एक इवेंट हुआ है। 29 जुलाई 29 जुलाई 2022 को अभी पूरे वर्ल्ड ने दोस्तों सेलिब्रेट किया है इंटरनेशनल टाइगर डे। ठीक है, ये यूएन की तरफ से प्रस्तावित है, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से, कि हम हर साल 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों। टाइगर की कंजर्वेशन के लिए ये मुहिम चलाई गई है दोस्तों। अब विश्व मंच पर तो दोस्तों इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है, उसी के पैरेलल हिंदुस्तान में क्या किया गया, भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों इनिशिएट किया था। ठीक है, और वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की गई कि हिंदुस्तान में, भारत में टाइगर्स की घटती संख्या को कंट्रोल किया जा सके, उन्हें प्रिजर्व किया जा सके। क्वेश्चन दोस्तों आज का आपके लिए ये है कि ये जो प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार की मुहिम है, ये कब स्टार्ट हुई थी, कौन से साल में ये स्टार्ट हुई थी। आपके सामने ऑप्शंस हैं ये चार। ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1973 एंड ऑप्शन डी 1979। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाइए, क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, और अगर आपको जानकारी इंटरेस्टिंग लगे, जानकारी अच्छी लगे, तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। इस चीज़ के बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में कुछ एडिशनल जानकारी और क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ कि आज हमें डिस्कस करना है एडिशनल यूजेस ऑफ दी डेफिनेट आर्टिकल की एडिशनल यूजेस क्या क्या होते हैं। आइए बात करते हैं दोस्तों। आज का जो पहला यूज हमें देखना है, पहला यूज क्या कहता है कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं दोस्तों, उनके नाम के पहले आप दी का इस्तेमाल करते हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज जैसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे दोस्तों विश्व में सबसे फेमस, सबसे पुरानी जो दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, द लिबरल पार्टी, द कंजर्वेटिव पार्टी। ये दोनों ही पार्टियां दोस्तों कहाँ की हैं? ग्रेट ब्रिटेन। और ग्रेट ब्रिटेन विश्व की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। मॉडर्न डेमोक्रेसीज में अगर देखा जाए तो सबसे पुरानी यही है दोस्तों। वहाँ पर एक तीसरी पार्टी भी है, द लेबर पार्टी, दी लेबर पार्टी। इसी तरीके से हिंदुस्तान की बात करें तो द भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और द कांग्रेस पार्टी,
तो जितनी भी दोस्तों पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, उनके नाम के आगे आप दी का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूज नंबर सेकंड। दूसरा यूज क्या कहता है दोस्तों, आप जब भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं, एडजेक्टिव वो भी कौन सा वाला, ऑर्डिनल। मैं आपको एडजेक्टिव्स के चैप्टर में बता चुका हूं दोस्तों कि जहां पर आप नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं तो नंबर्स एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, लेकिन उसमें आपको ध्यान देना पड़ता है कि वो न्यूमरल एडजेक्टिव है या ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। सॉरी, न्यूमरल्स जो हैं दोस्तों, न्यूमरल एडजेक्टिव दो तरह के हो सकते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव और ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर हमें ये देखना है, जो हमें इंपॉर्टेंट बात आज डिस्कस करनी है, कि जब कभी आप ऑर्डिनल एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ में दी का इस्तेमाल करना होता है। सर पहले तो ये बता दीजिए, याद नहीं आ रहा है कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव कौन से होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसी तरीके से चलते चले जाइए, हंड्रेड्थ, थाउजेंड्थ। इसी तरीके से आप कहना चाहें सर, जो बंदा जैसे कह दिया हमने फर्स्ट, तो यानी कि वो क्लास में सबसे पहले खड़ा हुआ है। अगर लास्ट, तो लास्ट क्या हो गया था सर, ऑर्डिनल एडजेक्टिव हो गया। इसी तरीके से एक होता है नेक्स्ट। तो ये सारे जितने भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव हैं दोस्तों, इनके साथ में आपको दी का इस्तेमाल करना होता है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स के साथ में आप क्या करते हैं, दी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द फर्स्ट, द लास्ट, द नेक्स्ट। इसी तरीके से द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर, द सेकेंड प्रेसिडेंट, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, द फर्स्ट प्रेसिडेंट, द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, द लास्ट चीफ मिनिस्टर। इस तरीके से दोस्तों ये जो पोजीशन दिखाने वाले नंबर्स होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं, जबकि एग्जैक्ट नंबर जो हैं वो होते हैं आपके दोस्तों कार्डिनल एडजेक्टिव्स। तो इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि जब कभी आप ऑर्डिनल एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ में आपको दोस्तों दी का इस्तेमाल करना होता है। अब यहां पर सर एक इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम पर्सपेक्टिव वाली, जो एग्जाम में अक्सर बच्चों से पूछ ली जाती है और बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा हिस्ट्री की किताबों में, जो ब्रिटिश या रशियन या फ्रेंच राजा हुआ करते थे, तो उनके नामों में एक उपाधि दी होती थी। ठीक है, वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से उनके नाम चलते थे। तो वहां पर क्या करेंगे, जैसे किंग जॉर्ज दी फिफ्थ, ये लिखना दोस्तों गलत होगा। जब भी रोमन न्यूमरल अगर आपको दिए हुए हैं तो उसके साथ में आप दी नहीं लगाएंगे, वहां पर आप क्या लिखेंगे, किंग जॉर्ज, इस तरीके से। लेकिन इसका उच्चारण कैसे करेंगे, इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ा कैसे जाएगा, किंग जॉर्ज दी फिफ्थ। पढ़ा इसको दी फिफ्थ ही जाएगा, लेकिन दी यहां पर आपको दोस्तों लिखना नहीं है। जब आप लिखेंगे तो केवल इतना लिखेंगे, किंग जॉर्ज 5, लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे, किंग जॉर्ज द फिफ्थ। किंग जॉर्ज द फिफ्थ पढ़ा जाएगा दोस्तों इसको। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तीसरा यूज, और कहां कहां पर आप दोस्तों दी का इस्तेमाल करते हैं, जब कभी आपको दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री और प्लूरल काउंटेबल नाउन के बीच में कंपैरिजन दिखाना है। आपके पास प्लूरल काउंटेबल नाउन है, उनमें से आपको कंपैरिजन दिखाना है। ठीक है, किस तरीके से हो सकता है, जैसे देखिए, ही इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू बॉयज, कि उन दोनों लड़कों में, या ही की जगह आप अरुण ले लीजिए, अरुण इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू बॉयज। प्लूरल काउंटेबल नाउन है दोस्तों, प्लूरल मिल रहा है, इसके साथ में कंपैरिजन हो रहा है, मोर इंटेलिजेंट, कंपैरेटिव डिग्री मिल रही है। तो कंपैरेटिव डिग्री अगर आपको मिल रही हो कहीं पर, कंपैरेटिव डिग्री, उसके साथ में क्या मिल जाए, ऑफ द मिल जाए, प्लस प्लूरल
काउंटेबल नाउन। तो इस तरीके की अगर आपको संरचना मिलती है, इस तरीके का आपको सिंटैक्स मिलता है, तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री के पहले आपको दी लगाना ही पड़ेगा। दी लगाना वहां पर मस्ट है। अगर आप इस दी को छुपा देते हैं, नहीं इस्तेमाल करते हैं, अरुण इज मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू बॉयज, ये गलत हो जाएगा। अरुण इज दी मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू बॉयज, इस तरीके से दोस्तों आपको इस्तेमाल करना होता है। इज इट क्लियर? ऐसे ही जैसे संध्या इज दी मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू गर्ल्स। तो देखिए, कंपैरेटिव डिग्री मिल गई सर, ऑफ द मिल गया, और प्लूरल काउंटेबल नाउन मिल गई। ये सिंटैक्स पूरा होना चाहिए दोस्तों, तीनों चीजें होनी चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री भी होनी चाहिए, ऑफ द का इस्तेमाल भी होना चाहिए, और प्लूरल काउंटेबल नाउन भी होनी चाहिए। जब ये पूरा सिंटैक्स होगा तब आपको कंपैरेटिव डिग्री के पहले दी लगाना कंपल्शन बन जाता है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 4, चौथा यूज। देखिए, जो भी विश्व में दोस्तों इंपॉर्टेंट फेमस म्यूजियम्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, उनके नाम के पहले भी आपको दी का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे विश्व में सबसे फेमस जो म्यूजियम है दोस्तों, वो है द ब्रिटिश म्यूजियम, इंग्लैंड में स्थित है ब्रिटिश म्यूजियम, उसके नाम के पहले आपको दी लगाना है। इसी तरीके से इंडिया की बात करें तो पटना में एक बहुत फेमस म्यूजियम है द पटना म्यूजियम, उसके नाम के आगे आप दी लगाते हैं। लाइब्रेरीज की बात करें तो वहां पर भी द ब्रिटिश लाइब्रेरी है, द कांग्रेस लाइब्रेरी है। होटल्स की बात करें, द अशोका होटल, द शेराटन, इन फेमस होटल्स के नाम के पहले भी आप दी का इस्तेमाल करते हैं। क्लब्स हैं, बड़े बड़े क्लब्स हैं जैसे द लॉयंस क्लब, द रोटरी क्लब, इनके नाम के पहले भी दोस्तों आप दी का इस्तेमाल करते हैं। तो कहां कहां पर मैं लिख देता हूं पॉइंट, म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज, होटल्स, क्लब्स, इनके नाम के पहले आप दी का इस्तेमाल करते हैं। इज इट क्लियर? आइए पॉइंट नंबर 5, जो भी दोस्तों पब्लिक प्लेसेस हैं, इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेसेस, उनके नाम के पहले भी आप दी का इस्तेमाल करते हैं। पब्लिक प्लेसेस जैसे द जू, द स्टेट बैंक, ठीक है, द स्टेट बैंक, द सेंट्रल बैंक, द जू, द प्लेनेटोरियम, द बॉटेनिकल गार्डन, द नेशनल हाईवे। तो ये सभी क्या हैं दोस्तों? पब्लिक प्लेसेस हैं, और इनके नाम के पहले भी आप दी का इस्तेमाल करते हैं। इज इट क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6, बिफोर बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स यानी कि शरीर के अंग, अगर वो सेंटेंस में किसी खास एक यूज में आ रहे हैं, सेंटेंस में आप उनको किसी एक खास यूज से दिखा रहे हैं, तो वहां पर उनके नाम के पहले आप दी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, आई कॉट हिम बाय द आर्म, मैंने उसे बाहां से पकड़ा। आपने किसी का हाथ पकड़ा, बाहां पकड़ी, तो आई कॉट हिम बाय द आर्म। तो ये जो बॉडी पार्ट है दोस्तों, इसके पहले आपको दी लगाना पड़ेगा। अगर आप ये लिखते हैं आई कॉट हिम बाय आर्म, गलत है। आई कॉट हिम बाय एन आर्म, वो भी गलत है। आई कॉट हिम बाय दी आर्म, ठीक है। इसी तरीके से जैसे शी वाज वुंडेड, उसे चोट लग गई, शी वाज वुंडेड इन दी लेग, पैर में, उसके पैर में चोट लगी। शी वॉज वुंडेड इन लेग, नहीं। शी वॉज वुंडेड इन अ लेग, नहीं। शी वॉज वुंडेड इन दी लेग। ओके, इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना होता है। अब इसमें दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर बॉडी पार्ट आप सेंटेंस में एज काउंटेबल नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, काउंटेबल नाउन की तरह अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, तो वहां पर फिर आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पर आपको ए या एन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे ए काउ हैज अ माउथ, अ नोज एंड 2 ईयर्स। तो माउथ और नोज दोस्तों यहां पर काउंटेबल हैं, तो इसलिए आपने क्या किया? उनके आगे ए का इस्तेमाल किया, वहां पर दी का इस्तेमाल नहीं करोगे।
यहां पर ये काउंटेबल नहीं है, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था वो काउंटेबल नहीं है, वो जनरल कॉमन सेंस में कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल किया है, लेग या आर्म। लेकिन अगर आप काउंटेबल नाउन की तरह इस्तेमाल करते हो, जैसे द काउ हैज ए माउथ, ए नोज, ए टेल, तो काउंटेबल चल रही हैं बातें, इसीलिए उनके साथ में आप ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 6, 7, सातवां पॉइंट दोस्तों, जब कभी आपको किसी फ्रेज या क्लॉज में इस्तेमाल करना पड़े किसी नाउन को, तो उस नाउन के पहले भी आप दी का इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे हैं? किसी सेंटेंस में आपने एक क्लॉज या फ्रेज का इस्तेमाल किया और उस क्लॉज या फ्रेज में कोई नाउन आ रही है, तो उस नाउन के पहले भी आपको दी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, जैसे द गर्ल ऑन द फ्रंट सीट इज माई सिस्टर। फ्रंट सीट पे बैठी हुई लड़की मेरी बहन है। तो अब देखिए दोस्तों, द गर्ल ऑन द फ्रंट सीट, ये क्या बन गया दोस्तों? ये हमारा फ्रेज है। ओके, फ्रेज क्यों है? क्योंकि इसका अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं है, ये लड़की जो फ्रंट सीट पर है। अगर अपना कंप्लीट मीनिंग होता तो दोस्तों क्लॉज हो जाता। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एडवर्ब्स में भी और एडजेक्टिव्स में भी। द गर्ल ऑन द फ्रंट सीट, अब देखिए यहां पर ये जो गर्ल है ये क्या है? नाउन है सर। इस नाउन के पहले आपको दी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जब कभी किसी फ्रेज या क्लॉज में किसी नाउन का इस्तेमाल होता है, तो उस नाउन के पहले आप दी का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे द हाउस इन विच आई लिव, द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू, वो नया है। ठीक है, द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू। अब देखिए, द हाउस इन विच आई लिव, यहां पर ये जो हाउस है ये नाउन है, इस नाउन के पहले आपने दी का इस्तेमाल किया है। इज इट क्लियर? चलिए पॉइंट नंबर 8, नेक्स्ट यूज। आप अगर कि एक ही नाम के दो लोगों के बीच में दोस्तों डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, डिस्टिंक्शन करना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, एक ही नाम के दो व्यक्ति हैं, ठीक है, तो जिस किसी से आप डिस्टिंक्शन करना चाहते हैं उस व्यक्ति के नाम के पहले आपको दी लगाना पड़ेगा। देखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और ये वाला एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन persons of same name, persons of same name, जैसे there are two Mohans in our class, comma, but I like the Mohan who is absent today। थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल हो गया, लेकिन जरूरी था दोस्तों इसका मीनिंग समझने के लिए। देखिए ध्यान से, हमारी क्लास में दो मोहन हैं, देयर आर टू मोहन्स इन आवर क्लास, हमारी क्लास में दो मोहन हैं, बट लेकिन मुझे कौन सा मोहन अच्छा लगता है? आई लाइक दी मोहन, वो वाला मोहन जो आज एब्सेंट है, जो आज अनुपस्थित है, जो आज नहीं आया। ठीक है, तो दोस्तों किसी सेंटेंस में अगर आपको यह बताया जा रहा है कि एक ही नाम के दो व्यक्ति हैं और उनमें से आपको डिस्टिंग्विश करना है, उसमें से आपको पहचानना है, अलग करना है किसी एक को, तो जिस किसी को अलग करना है उसके नाम के पहले आप क्या करेंगे? दी का इस्तेमाल करते हैं। इज इट क्लियर? देखिए इसी तरीके से आप ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल बना सकते हैं दोस्तों। ओके, नेक्स्ट, नाइन्थ पॉइंट कहता है कि जो कोई इंपॉर्टेंट दोस्तों बैंड्स होते हैं, बैंड्स जैसे जो कलाकारों का समूह होता है, गायकों का हो सकता है, वादक हो सकते हैं, आई मीन सिंगर्स, या इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं,
या गाना गाते हैं, ऑर्केस्ट्रा करते हैं, तो इनके नाम के पहले भी आप दी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ऑर्केस्ट्रा हुए, कॉयर्स हुए या पॉप म्यूजिक ग्रुप हुए, इनके नाम के पहले आप दी का इस्तेमाल करते हैं। कॉयर्स, ऑर्केस्ट्रा, बैंड्स। जैसे विश्व में दोस्तों एक बहुत फेमस बैंड है द बीटल्स। ठीक है, द बीटल्स यूएस का ये बैंड है। इसी तरीके से कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोई शहर फिलाडेल्फिया है यूएस में, द फिलाडेल्फिया ऑर्केस्ट्रा, वहाँ का एक ऑर्केस्ट्रा फेमस है। ठीक है, तो कोई भी इम्पोर्टेंट बैंड है या ग्रुप है जो गाना गाते हैं या म्यूजिक बनाते हैं, इंपॉर्टेंट है कि वो म्यूजिक से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, उनके नाम के पहले आप दी का इस्तेमाल करते हैं। इज इट क्लियर? चलिए, इसी तरीके से दोस्तों आप एक अक्सर यूज देखते होंगे कि दी प्लस प्लूरल सरनेम, दी के साथ में प्लूरल सरनेम लगा दिया जाता है। ठीक है, और ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है होल फैमिली, उस पूरी फैमिली को। कैसे? जैसे द गुप्ताज, द सिन्हाज, द ठाकुर्स। ठीक है, तो इस तरीके से सरनेम के साथ में दी लगाया जाता है, और सरनेम में भी क्या करते हैं? एस लगा देते हैं, उसे प्लूरल बनाते हैं। तो उसका क्या मतलब होता है ये समझ लीजिए। जैसे दी गुप्ताज लिखा हुआ है, तो द गुप्ताज का मतलब है कि जो हस्बैंड है मिस्टर गुप्ता, वो, उनकी वाइफ मिसेस गुप्ता, और उनके बच्चे मिसेस गुप्ता, और एंड देयर चिल्ड्रन, ये सभी लोग आ जाते हैं अगर आप ये शब्द इस्तेमाल करते हैं दी गुप्ताज। दी ठाकुर्स या दी सिन्हाज, कुछ भी आप इस्तेमाल करते हैं तो मिस्टर ठाकुर या मिस्टर सिन्हा, मिसेस सिन्हा और उनके बच्चे, वो पूरी फैमिली को कवर कर लेता है ये शब्द। तो यहां पर भी दी का इस्तेमाल आता है, ये आपको पता होना चाहिए कि दी गुप्ताज कहने का क्या मतलब है। दी गुप्ताज का मतलब हो गया कंप्लीट फैमिली इंक्लूडिंग द हस्बैंड, द वाइफ एंड द चिल्ड्रन, ऑल इन वन। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यूज देखते हैं। टेन 11th पॉइंट क्या कहता है कि कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज हैं दोस्तों विश्व में, उनके नाम के पहले तो दी का इस्तेमाल लगना ही लगना है। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द नीदरलैंड्स, ठीक है, द किंगडम ऑफ बहरीन। तो इन देशों के नाम के आगे दोस्तों दी का इस्तेमाल होना ही होना है, बिफोर नेम्स ऑफ पर्टिकुलर कंट्रीज, नेम्स ऑफ पर्टिकुलर कंट्रीज। पर्टिकुलर कंट्रीज में दोस्तों पिछली क्लास में मैंने आपको वेस्ट इंडीज का भी नाम बताया था। वेस्ट इंडीज का क्यों लेते हैं हम? क्योंकि इट इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, जो भी देश ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होता है उसके नाम के पहले भी दी लगता है। अब जैसे यूके जो है ये भी एक ग्रुप है, ये भी आप कारण मान सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर कंट्रीज, नेम्स ऑफ पर्टिकुलर कंट्रीज। तो पर्टिकुलर कंट्रीज में आपके पास कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूएसए, द यूके, द यूनाइटेड किंगडम, द नीदरलैंड्स, द किंगडम ऑफ बहरीन। हाँ, यहां पर एक चीज और आप जान लीजिए कि जो कोई देश ऐसा है जिसके नाम में किंगडम, फेडरेशन ऐसे शब्द आते हैं या रिपब्लिक आता है, यहां पर इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट, रिपब्लिक या किंगडम या फेडरेशन, ये सारे शब्द अगर किसी देश के नाम में आते हैं, जैसे रिपब्लिक का मैं आपको एग्जांपल बताऊं, द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, इसके नाम में रिपब्लिक आता है, तो इसीलिए रिपब्लिक से पहले दी का इस्तेमाल होगा, दी रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। दी फेडरेशन ऐसा दोस्तों वैसे कोई देश है नहीं, लेकिन फेडरेशन में जैसे आपका यूएसएसआर था,
सोवियत संघ, ठीक है, जो अर्स्ट वाइल यानी कि पहले था, आज की तारीख में तो एग्जिस्ट नहीं करता, आज की तारीख में तो रशिया है, ठीक है। तो अर्स्ट वाइल जो यूएसएसआर था दैट वाज अ फेडरेशन, तो इसीलिए उसके नाम के पहले भी दी लगता है, दी यूएसएसआर, ठीक है। जब कभी वो पुराने वाले के लिए हम किताबों में अगर लिखते हैं या कहीं पर लिखा जाएगा तो दी यूएसएसआर लिखा जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई किंगडम है जैसे किंगडम ऑफ बहरीन तो दी लगेगा, दी किंगडम ऑफ बहरीन, दी किंगडम ऑफ मैसिडोनिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि जो पर्टिकुलर देश हैं उनमें किस किस के नाम के आगे दी लगेगा। अब एक बार रिवाइज करवा दूं जल्दी से, जितने भी आइलैंड्स वाले देश हैं, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, उनके नाम के आगे दी लगेगा। यूएसए यूके के नाम के आगे दी लगेगा। नीदरलैंड्स के नाम के आगे, जबकि नीदरलैंड्स ना तो आइलैंड्स का ग्रुप है ना ही किंगडम है, ठीक है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इसके नाम के आगे लगता है, ये एक्सेप्शन है इंग्लिश लैंग्वेज में। और कहां कहां लगेगा, कोई देश जिसके नाम में रिपब्लिक आता है या किंगडम आता है या फेडरेशन आता है तो उनके नाम के पहले भी दी लगता है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 12, 12वां पॉइंट क्या कहता है। अब देखिए कि कुछ किसी स्टेट या कंट्री को अगर आप किसी पर्टिकुलर सेंस में डिस्क्राइब करना चाहते हैं, पर्टिकुलर सेंस होना चाहिए वो, तो उनके नाम के पहले भी आप दी का इस्तेमाल करते हैं। नेम्स ऑफ कंट्री और स्टेट इन अ पर्टिकुलर सेंस, कंट्री और स्टेट इन अ पर्टिकुलर सेंस। वो पर्टिकुलर सेंस क्या हो सकता है, समझिएगा दोस्तों। अक्सर क्या कहा जाता है जब कभी कहीं डिबेट चल रही होती है या आप कोई चर्चा करते हैं या जियोपॉलिटिकल किसी मैटर पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप जैसे कहते हैं कि भाई 18वीं शताब्दी का भारत, द इंडिया ऑफ 18th सेंचुरी, ठीक है। आज बात करें 2022 चल रहा है, हम कहना चाहें कि जी 1990 का उत्तर प्रदेश कैसा था, दी उत्तर प्रदेश ऑफ 1990s, दी पाकिस्तान ऑफ 1960s, दी चाइना ऑफ 17th सेंचुरी, द इंग्लैंड ऑफ 15th सेंचुरी। मतलब किसी एक समय के लिए आप किसी देश या किसी राज्य को अगर दर्शाना चाहते हो तो उसके नाम के पहले आप दी का इस्तेमाल कर लेते हो इन अ पर्टिकुलर सेंस। और एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख देता हूं जैसे द इंडिया ऑफ 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी, या जो भी आप समय देना चाहते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल के तौर पे 17th सेंचुरी, द इंडिया ऑफ 17th सेंचुरी। तो यहां पर बशर्त बेशक आपको दी की जरूरत नहीं थी इंडिया के आगे, लेकिन क्योंकि आप एक पर्टिकुलर सेंस में कह रहे हो कि 17वीं शताब्दी वाला भारत, वो पर्टिकुलर भारत जो 17वीं शताब्दी में था, यानी कि 17वीं शताब्दी में भारत की क्या विशेषताएं थी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, आप उन कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ इशारा करना चाहते हो, तो इसीलिए यहां पर दोस्तों दी का इस्तेमाल कंपलसरी है, अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। जब कभी आपको दोस्तों, पॉइंट नंबर 13, डेट्स, जब आप डेट किस फॉर्मेट में देते हैं कि डेट रहे, उसके बाद में ऑफ रहे और उसके बाद में मंथ रहे, ठीक है, डेट प्लस ऑफ प्लस मंथ। अगर इस तरीके से आप बता रहे हो तो क्या होगा, डेट के पहले आपको दी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे द 14th ऑफ मार्च, या कुछ भी जो भी आप बताना चाहें, 5th ऑफ दिसंबर या सितंबर। 5 सितंबर को आप क्या करते हो, शिक्षक दिवस मनाते हैं सर। द 5th ऑफ सितंबर, टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 5th ऑफ नवंबर, सॉरी सितंबर। द टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 5th ऑफ सितंबर। द चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 14th ऑफ नवंबर, 14th ऑफ नवंबर इज द क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th ऑफ दिसंबर। तो इस तरीके से दोस्तों जो भी आप अगर डेट को इस फॉर्मेट में डिस्क्राइब कर रहे हो, डेट प्लस ऑफ प्लस मंथ, तो क्या करेंगे, डेट के पहले आप दी का इस्तेमाल कर लेते हैं। इज इट क्लियर? हां, दूसरे तरीके से आप ये कह सकते हो कि सितंबर 5th, दूसरा तरीका क्या है कहने का, सितंबर 5th, सितंबर 5th भी लिख सकते हो। इज इट क्लियर?
नवंबर 14th लिख सकते हो, दिसंबर 25th लिख सकते हो, वो भी करेक्ट हैं। लेकिन अगर इस तरीके से लिखते हो तब आपको दी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो इंपॉर्टेंट मैगजीन्स हैं, जर्नल्स हैं, पत्रिकाएं हैं, उनके नाम के आगे भी आपको दी का इस्तेमाल करना होता है। जैसे देखिएगा 14th, इंपॉर्टेंट मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, जर्नल्स यानी कि जहां पर विद्वानों के लेख छपते हैं, ठीक है। तो इनके नाम के पहले भी आप दी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द पाइनियर, बहुत फेमस अखबार है, द टाइम्स, द आउटलुक, द बिजनेस वर्ल्ड, इस तरीके से द साइंस आउटलुक। ओके, तो जितने भी इंपॉर्टेंट दोस्तों मैगजीन्स होंगी, न्यूज़पेपर्स होंगे, जर्नल्स होंगे, पत्रिकाएं हैं, उनके नाम के पहले आप दी का इस्तेमाल करेंगे। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगर दोस्तों आपको कहीं पर प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव लगा हुआ है, समझिएगा प्रॉपर नाउन कौन सी होती हैं, जो नाम होते हैं, हम ये पढ़ चुके हैं, जितने भी नाम होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, प्रॉपर नाउन हो जाते हैं। तो अगर किसी प्रॉपर नाउन के पहले दोस्तों एडजेक्टिव लगा हुआ है, या फिर एडजेक्टिव फ्रेज लगा हुआ है, या एडजेक्टिव क्लॉज लगा हुआ है, ठीक है भाई, प्रॉपर नाउन है, उसके आगे या तो एडजेक्टिव हो सकता है, या एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, या एडजेक्टिव क्लॉज हो सकता है, और उस एडजेक्टिव या फ्रेज या क्लॉज की वजह से आपको कुछ एडिशनल जानकारी मिल रही है, तो आप उस एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिव क्लॉज के पहले दी लगाते हैं। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है दोस्तों, इसका समझिएगा। एक मेरे पास प्रॉपर नाउन है, जैसे नेहरू। नेहरू जैसे ही आप सुनते हैं तो आपका ध्यान कहां जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये प्रॉपर नाउन है, नाम है भाई किसी परिवार का। तो इसके पहले अगर मैं एक एडजेक्टिव लगा लूं जैसे इमॉर्टल, कि भाई नेहरू जी की सोच जो है वो भारत में हमेशा अमर रहेगी, इमॉर्टल, तो इस एडजेक्टिव के पहले मुझे दी लगाना पड़ेगा, दी इमॉर्टल नेहरू। इसी तरीके से दी अनफॉरगेटेबल बोस, कि बोस को हम कभी भुला नहीं पाएंगे, उनके बलिदान को, उनके संघर्षों को, दी अनफॉरगेटेबल बोस। द एडमायरेबल भगत सिंह, भगत सिंह प्रॉपर नाउन है, इसके आगे मैंने एक एडजेक्टिव लगा दिया एडमायरेबल, प्रशंसनीय, ठीक है। तो आपको जब कभी किसी प्रॉपर नाउन के आगे आप एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिव क्लॉज लगाएंगे तो दी का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ये आगे बढ़ते हैं, एक तो यूज और देखते हैं। पॉइंट नंबर 16 हो गया था, 17th 17वां पॉइंट, और कहां कहां पर आप दी का इस्तेमाल करते हैं देखिएगा। कुछ स्पेशल यूज भी होते हैं दोस्तों। स्पेशल यूज यानी कि जहां पर कोई नियम नहीं है लेकिन आपको दी का इस्तेमाल करना ही करना है, जैसे फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग वी विल कीप ऑन डूइंग दिस। तो फॉर द टाइम बीइंग, टाइम बीइंग के आगे आपने दी का इस्तेमाल कर लिया। इसी तरीके से द डे बिफोर यस्टरडे, बीते हुए दिन से पहले वाला दिन, द डे बिफोर यस्टरडे। द डे आफ्टर टुमारो, आने वाले दिन, कल के बाद वाला दिन, द डे आफ्टर टुमारो। इसी तरीके से कीप टू द लेफ्ट, इन द राइट, व्हाट इज द ट्रबल, व्हाट इज द सिचुएशन। तो इन सारी चीजों में दोस्तों दी का इस्तेमाल होता है। और कहें तो स्पीक द ट्रूथ, या बाय द वे, या एट द मोमेंट, ड्यूरिंग द मॉर्निंग, ऑल द वे। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसे स्पेशल यूजेस हैं दोस्तों जहां पर आप दी का इस्तेमाल करते ही करते हैं। उनका वहां पर कोई नियम नहीं है, बट स्पेशल केस है, आप दी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, एक और इंपॉर्टेंट यूज देखिए, जब कभी आप यहां पर दोस्तों एक्चुअली यूज नहीं है, यहां पर है कि आपको अवॉइड करना है, आप दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे जब कभी एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा तो फिर दी का इस्तेमाल नहीं करना है। नॉट व्हेन एपोस्ट्रॉफी एस
इज यूज्ड, एपोस्ट्रॉफी एस इज यूज्ड। तो जब कभी एपोस्ट्रॉफी एस यूज हो जाएगा दोस्तों सेंटेंस में, वहां पर आपको दी का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे रमेश हाउस। अब दोस्तों रमेश की आवाज, शय की आवाज पहले ही आ रही है, तो इसलिए हम दोबारा से यहां पे एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाएंगे, ये हम नाउन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। लेकिन यहां पे रमेश दी हाउस लिखना गलत हो जाएगा। इसी तरीके से करंस पेन, हम ये लिख देंगे करंस दी पेन, वो गलत हो जाएगा। एपोस्ट्रॉफी के बाद में कभी भी दी का इस्तेमाल नहीं होना है। एपोस्ट्रॉफी के बाद में यू नेवर यूज दी। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। जब कभी कोई टाइटल या पोस्ट किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को दर्शा रही है, तो वहां पर आप दोस्तों दी का इस्तेमाल करते हैं। टाइटल या पोस्ट इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि क्लास का मॉनिटर। पॉइंट नंबर 18, टाइटल या पोस्ट, और वो किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करे, इंडिकेट सम पर्सन, किसी व्यक्ति को दर्शाए, तो वहां पर दोस्तों आप क्या करते हैं सॉरी, वहां पर आप दी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द होम मिनिस्टर, द एजुकेशन मिनिस्टर, द फाइनेंस मिनिस्टर, द डिफेंस मिनिस्टर, द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, द गवर्नर, द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट टाइटल या इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, उनके पहले आप दी का इस्तेमाल करते हैं। इज इट क्लियर? आइए आगे बात करते हैं। जब कभी आप कॉमन नाउन को नाउन इन एपोजिशन में इस्तेमाल करते हो, कॉमन नाउन को नाउन इन एपोजिशन में इस्तेमाल करते हो, तो कॉमन नाउन के पहले आप दी का इस्तेमाल करेंगे। कॉमन नाउन इन एपोजिशन। वापस से ध्यान दिलवाता हूं, नाउन इन एपोजिशन क्या था? हमने नाउन्स के चैप्टर में पढ़ा था कि जब कभी एक 2 या 3 शब्दों का ग्रुप किसी नाउन के बारे में एडिशनल जानकारी दे, तो वो जो 2 या 3 शब्दों का ग्रुप है उसमें एक नाउन भी होगी, तो वो क्या कहलाता है? नाउन इन एपोजिशन। एपोजिशन का मतलब होता है एडिशनल जानकारी, और वो एडिशनल जानकारी आपको किसी नाउन की मदद से मिल रही है, तो वो जो नाउन का जो एक ग्रुप है वो कहलाता है नाउन इन एपोजिशन। ध्यान से देखिएगा, जैसे टैगोर द पोएट will always be remembered, will always be remembered को हमेशा याद रखा जाएगा। अब देखिए दोस्तों, टैगोर ये तो सर प्रॉपर नाउन है। अब ये देखिए दी पोएट, ये क्या है? पोएट कॉमन नाउन, ये एक क्लास की तरफ इशारा कर रही है। कौन सी क्लास? कवियों की क्लास। जो कवि होते हैं, पोएट होते हैं, जो पोएम्स लिखते हैं, उनकी बिरादरी। तो कॉमन नाउन हो गई सर। और ये क्या एडिशनल जानकारी दे रही है कि टैगोर क्या थे? टैगोर एक महान कवि थे। इज इट क्लियर? तो इस ग्रुप ने क्या किया? टैगोर के बारे में एडिशनल जानकारी दी सर हमको। ओके, और इसमें भी ये क्या चीज है? ये कॉमन नाउन है। तो जब कभी आपकी नाउन इन एपोजिशन में कॉमन नाउन का इस्तेमाल हुआ है, तो उसके आगे आप दी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसी तरीके से जैसे रमेश द शॉपकीपर इज ऑनेस्ट, बोस द फ्रीडम फाइटर लेड डाउन हिज लाइफ फॉर द कंट्री। ओके, इस तरीके से आप करते हैं कि नाउन इन एपोजिशन में आपकी नाउन अगर कॉमन नाउन है तो उसके पहले आप दी का इस्तेमाल करेंगे। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। 19th पॉइंट नंबर 20th, 20वां पॉइंट क्या कहता है कि जब कभी आप किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले रेट बताना चाहते हैं या दर बताना चाहते हैं, ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि कोई चीज किस यूनिट से बिकती है, ठीक है, उसका एक्सचेंज का मोड क्या है, उसकी बिक्री की पद्धति क्या है, तो वहां पर आप दोस्तों दी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे डीजल इज सोल्ड बाय द लीटर। रेट और मोड ऑफ एक्सचेंज बताने के लिए
कि उस चीज की बिक्री कैसे होती है। डीजल इज सोल्ड बाय द लीटर, कि लीटर के हिसाब से बिकता है। डीजल लीटर के हिसाब से बिकता है। डीजल इज सोल्ड बाई ए लीटर, गलत हो जाएगा। डीजल इज सोल्ड बाई एन लीटर तो हो ही नहीं सकता सर। डीजल इज सोल्ड बाई लीटर, ये भी गलत है, आपको दी लीटर लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल, बनानाज, केले, बनानाज आर सोल्ड बाय द, किस यूनिट में बिकते हैं? किलो में बिकते हैं? नहीं सर, डजन में बिकता है सर, ये दर्जन से। बनानाज आर सोल्ड बाई दी डजन, बाई डजन लिख देंगे, गलत है। बाई ए डजन लिख देंगे, गलत है सर, बाई दी डजन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हाँ, अब आपके मन में कंफ्यूजन आ रही होगी कि सर ए और एन में आपने कुछ ऐसा ही बताया था, वहां पर क्या बताया था? वहां मैंने ये बताया था जैसे राइस इज सोल्ड एट ₹30, ₹30 एक किलोग्राम, 1 kg, कि 1 किलोग्राम 30 रुपए के हिसाब से बिकता है। ये तो उसका रेट बता दिया दोस्तों। यहां पर मैं क्या बता रहा हूं कि वो किस यूनिट में बिकता है, कौन सी इकाई में बिकता है। डीजल कभी आपने किलो के हिसाब से बिकता हुआ देखा है कि भैया 1 किलो डीजल दे दो? लीटर का हिसाब होता है। केले कभी आपने किलो से बिकते हुए देखे हैं? नहीं सर, वो तो दर्जन से बिकते हैं। टमाटर कभी दर्जन से बिकते हुए देखे हैं कि जी टमाटर दर्जन के हिसाब से दे दो? नहीं सर, वो तो किलो के हिसाब से बिकेंगे। तो जो यूनिट ऑफ एक्सचेंज होती है कि किस यूनिट में आप उस सामान को बेचेंगे, तो वो यूनिट अगर जब कभी बताई जाएगी तो उसके पहले दोस्तों आपको दी का इस्तेमाल करना है। इज इट क्लियर? आइए आगे बात करते हैं। एक दो पॉइंट दोस्तों और हैं, उन्हें भी कवर कर लेंगे तो हमारा ये चैप्टर बिल्कुल टोटल कंप्लीट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 21 पॉइंट क्या कहता है कि जो आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, इनके पहले भी आप दी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नॉट बिफोर पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स कौन से हो सकते हैं? अवर, माई, हिज, हर, देयर, ये सारे शब्द जो हैं दोस्तों ये क्या कहलाते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। अब जैसे अगर हम ये कहें कि आवर बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, तो ये सही है, आवर बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, ये कहना ठीक है। हाँ, अगर आप ये कहें आवर दी बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, तो ये गलत हो जाएगा। तो जब कभी आपके पास दोस्तों सेंटेंस में पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो उसके बाद में यू नेवर यूज दी। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में दी का प्रयोग वर्जित है, दी नहीं लगाना है पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में। आवर बेस्ट प्राइम मिनिस्टर या आवर बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव, कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट दोस्तों आगे वाली कहानी नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपने यूज किया है पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद में अगर आप दी का इस्तेमाल करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। इज इट क्लियर? आइए पॉइंट नंबर 22, एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों कि कॉमन नाउन, अच्छा नाउन इन अपोजिशन तो हम बात कर चुके हैं। ओके, अगर किसी कॉमन नाउन को आप एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज करते हैं, किसी कॉमन नाउन को दोस्तों आपने एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर यूज किया, तो कॉमन नाउन के पहले आपको दी का इस्तेमाल करना पड़ता है। दोस्तों थोड़ा सा पेचीदगी है, समझिएगा ध्यान से। किसी कॉमन नाउन को आपने क्या किया है? एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज किया है, समझिएगा। कॉमन नाउन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन्स के टॉपिक पर वापस याददाश्त को लेकर के जाइए। क्या कुछ सीखा था हमने? कॉमन नाउन कौन सी होती हैं? जो किसी क्लास, किसी कम्युनिटी को दर्शाती हैं, ठीक है। सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी होती हैं? जो टच नहीं करी जा सकती हैं, जिनको आप छू नहीं सकते। वो क्या होती हैं? भावनाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं। जैसे बुद्धिमानी, सुंदरता, बेईमानी, चालाकी, ईमानदारी,
ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं वो क्या कहलाती हैं दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती हैं। और सर कॉमन नाउन मैंने बता दिया, जो क्लास या कम्युनिटी को दर्शाती हैं, वो कुछ भी हो सकती हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, बॉयज हो सकते हैं, गर्ल्स हो सकते हैं, मैन हो सकते हैं, वुमेन हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, एशियंस हो सकते हैं, अफ्रीकन हो सकते हैं, अमेरिकन हो सकते हैं, इंडियंस हो सकते हैं, पाकिस्तानी हो सकते हैं, कुछ भी भैया, जितनी ढूंढ सकते हो ढूंढ लो। अब यहां पर क्या बताया जा रहा है कि अगर किसी कॉमन नाउन को आपने एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज किया तो कॉमन नाउन के पहले आपको दी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सर कैसे हो सकता है, एक नाउन आप कह रहे हो सेंटेंस में उसी को दूसरे नाउन के रूप में यूज कर लो, किया जा सकता है। जैसे देखिए, द फादर इन हिम, कहते हैं ना वो, जब आपने कुछ फिल्मों में डायलॉग सुना होगा, उसके अंदर का पिता जाग उठा, उसके अंदर की माँ जाग उठी, उसके अंदर का दोस्त जाग उठा, उसके अंदर का नेता जाग उठा। तो द फादर इन हिम, अब ये फादर शब्द जो है दोस्तों, ये क्या है, ये कम्युनिटी है कि दुनिया के जितने भी फादर। लेकिन क्या यहां पर दुनिया के सारे फादर्स की बात की जा रही है? नहीं सर, इस आदमी के अंदर जो पिता होने के गुण हैं, भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, उनकी बात हो रही है। तो वो फीलिंग्स तो दोस्तों छुई नहीं जा सकती। भाई किसी के अंदर पिता होने वाली जो फीलिंग्स हैं वो छुई जा सकती नहीं सर, वो तो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उन्हें कैसे टच कर सकते हो? नॉट पॉसिबल। तो क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट हैं। तो इस शब्द, ये जो फादर शब्द है, ये एक कॉमन नाउन है। और लेकिन इस कॉमन नाउन को यहां पर किस रूप में इस्तेमाल किया है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में इस्तेमाल किया है। द फादर लाइक फीलिंग्स इन हिम, राइट। तो जब कभी किसी कॉमन नाउन को आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में यूज करते हैं किसी सेंटेंस में, तो उसके पहले दी का इस्तेमाल जरूरी है। आपको दी का इस्तेमाल जरूर करना पड़ेगा। आई सॉ द बेबी एंड द फादर इन मी गॉट अवेकंड, मैंने किसी बच्चे को सड़क पर देखा और मेरे अंदर का पिता एकदम जाग उठा कि भाई इस बच्चे को यहां पर ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। द मदर इन हर स्टार्टेड क्राइंग, उसने देखा कि उसके बच्चे को चोट लग गई और उसके अंदर की मां एकदम रो पड़ी। उसके अंदर की मां, वो महिला के अंदर की मां एकदम रो पड़ी। द मदर इन हर स्टार्टेड क्राइंग। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों किसी कॉमन नाउन की मदद से अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फीलिंग्स का बोध हो रहा है, फीलिंग्स के बारे में पता चल रहा है, तो उस कॉमन नाउन के पहले आपको दी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? चलिए, तो दोस्तों यहां पर हमारा डेफिनेट आर्टिकल की चर्चा खत्म होती है। जितने यूजेस थे वो हमने अब डिस्कस कर लिए हैं, और इससे पहले हमने इंडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में भी पूरी चर्चा कर ली थी। अब चलते चलते बात करते हैं आज के जीएस के क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन आज दोस्तों हमारे सामने ये था कि 29 जुलाई रिसेंटली अभी पूरे विश्व ने इंटरनेशनल टाइगर्स डे सेलिब्रेट किया है। और क्योंकि ये इंटरनेशनल टाइगर्स डे जो होता है, ये प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो जो भी प्रोग्राम दोस्तों विश्व में यूनाइटेड नेशंस करता है, अगर भारत सरकार उससे सरोकार रखती है, उसको मानती है, तो हम अपने देश में भी नेशनल लेवल पर उससे संबंधित कोई ना कोई काम करते हैं। तो भारत सरकार ने क्या किया था कि ये जो टाइगर्स की घटती हुई जनसंख्या के बारे में पूरा विश्व चिंतित था, भारत सरकार ने भी इस चीज से चिंतित थी कि भैया भारत में भी टाइगर्स की संख्या घट रही है, क्योंकि भारत टाइगर्स का एक इंपॉर्टेंट हैबिटेट हमेशा से रहा है और भारत में संख्या घट रही थी। तो इसलिए भारत सरकार ने क्या किया, प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएट किया था, प्रोजेक्ट टाइगर। तो दोस्तों आज आपको यह बताना था कि भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया था। आपके ऑप्शंस थे 1971, 1975, 1973 या फिर 1979। और दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1973। इसके बारे में मैं आपको दोस्तों थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी 1973 में, और अप्रैल मई का महीना था, अप्रैल था एक्चुअली। तो अप्रैल 1973 में इस प्रोग्राम की घोषणा करी गई थी कि भारत जो है ये क्या करेगा, क्योंकि रॉयल बंगाल टाइगर जो प्रजाति है, टाइगर्स की जो इंपॉर्टेंट प्रजाति है रॉयल बंगाल टाइगर, ये केवल भारत में पाई जाती थी और संख्या बहुत तेजी से घट रही थी। तो भारत सरकार ने निर्णय लिया कि हम प्रोजेक्ट टाइगर ही स्टार्ट करेंगे और इसमें
1973 में ही तकरीबन 11 जगह चिन्हित करी गई कि भैया यहां पर तो बिल्कुल एकदम मतलब लोगों का आना जाना भी बंद कर दिया जाएगा, कि लोग जाएंगे नहीं तो टाइगर्स को डिस्टरबेंस नहीं होगी, ताकि डिस्टरबेंस नहीं होगी तो वे टाइगर्स अच्छी तरीके से रिप्रोड्यूस करेंगे, उनकी जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी। तो बहुत सारे स्टेप दोस्तों भारत सरकार ने उस समय पर लिए थे, और उसी का नतीजा है कि अब भारत में टाइगर्स की जनसंख्या जो है वो विश्व में सबसे ज़्यादा इस समय कैलकुलेट की गई है, कि इंडिया में द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स आर फाउंड। तो ये जानकारी दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अभी रिसेंटली ये इंटरनेशनल टाइगर्स डे मनाया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि इससे रिलेटेड क्या कुछ जानकारी एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज की वीडियो का यहाँ पर दोस्तों अंत है। आप सभी से उम्मीद है कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हर ज़रूरतमंद बच्चे तक इंग्लिश लैंग्वेज और जीएस की निःशुल्क और सटीक जानकारी मुहैया करवाई जा सके। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।